अगर मैं बताऊँ तो 16-17 यूनिवर्सिटीज़ में, तो और सारी की सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ थी। दोनों के अलग-अलग एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। समटाइम्स आप ये सोचते हो कि मैं खाना बनाऊँ, फिर खाना खुद ही खाऊँ, फिर खुद ही बर्तन धोऊँ, तो फिर ये झंझट करने से बेहतर है मैं सो जाऊँ। सबकी 250 यूरोज़ ही होती है फीस, बट कुछ का ये क्राइटेरिया होता है कि वो यूरोपियंस के लिए और फ्रेंच स्टूडेंट्स के लिए अलग फीस होती है और पाकिस्तानियों के लिए अलग होती है। इन माय केस मुझे तो बहुत ईज़िली मिल गया है क्योंकि मुझे 1 दिन में वीज़ा रिसीव हो गया था। आपकी जो ओवरऑल प्रोफ़ाइल है थोड़ा वो मैटर करती है। समटाइम्स आपको यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप नहीं मिलती, लेकिन आपके प्रोग्राम के साथ कोई ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो उसका पार्टनर होता है, जहाँ पे आपको रिसर्च करनी होती है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम आलिया सित्तैन फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ पेज वीज़ा कंसल्टेंट और आपको वेलकम करती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हमने अपने एक और गेस्ट को इनवाइट किया है जो कि फ्रांस गए हैं अपनी मास्टर्स की डिग्री परस्यू करने के लिए। हम उनसे पूछेंगे कि उनकी ओवरऑल स्टूडेंट लाइफ कैसी चल रही है, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो उनको फेस करने पड़े हैं, और इसके अलावा हम उनकी ओवरऑल प्रोफाइल भी चेक करने वाले हैं और उन्होंने स्कॉलरशिप को भी विन किया हुआ है। हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने ऐसी क्या ट्रिक्स एंड टिप्स यूज़ किए हैं कि उनको स्कॉलरशिप भी मिली है, और वैसे भी फ्रांस में उनकी क्या ट्यूशन फीस थी जो कि वेव्ड ऑफ हो चुकी हुई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। अच्छा, हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, कौन सा प्रोग्राम आपने चूज़ किया है? मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल हसन है और मैं झेलम से बिलॉन्ग करता हूँ। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट झेलम से बिलॉन्ग करता हूँ, आगे एक गाँव है जलालपुर शरीफ, वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से बीएससीएस किया था 2021 में। उसके बाद मैंने 3 साल जॉब की है। पहले मैं एज़ अ नेटवर्क इंजीनियर के तौर पे की थी, उसके बाद एक कंपनी में एज़ अ वेब डेवलपर के तौर पे करता रहा हूँ और अभी यहाँ पे स्टडीज़ के लिए आया हूँ। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है फ्रांस में? फिलहाल तो बहुत अच्छा जा रहा है बिकॉज़ एकदम से जब आप डिफरेंट जगह पे आते हो तो काफ़ी कुछ आपको फेस भी करना पड़ता है, बट अभी तक तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। लोग बहुत अच्छे हैं। आप उनसे कुछ भी पूछें वो आपको अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। सबसे बढ़कर जो है वो जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि जो पाकिस्तान की स्टडीज़ हैं और जो यहाँ की स्टडीज़ हैं वो टोटली डिफरेंट हैं। आई मीन ये लोग आपको एडवांस लेवल पे जाके पढ़ाते हैं, तो उसके लिए आपको जो है वो उस लेवल की प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है। सो अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है। तो आपको वहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर है, मतलब कि अगर फ्रेंच लैंग्वेज आती है तो तभी वहाँ पे रह सकते हैं, कि वहाँ पे आपको इंग्लिश स्पीकिंग लोग भी मिल जाते हैं? अगर मैं इस एस्पेक्ट पे बात करूँ तो बिल्कुल लैंग्वेज बैरियर है यहाँ पे, लेकिन जिस एरिया में मैं रहता हूँ, वहाँ पे नॉर्मली आपको स्टूडेंट्स ही मिलते हैं क्योंकि मुझे जो रेज़िडेंस मिली है वो यूनिवर्सिटी के बिल्कुल करीब मिली है। हार्डली 1.5 किलोमीटर्स, तो मतलब मुझे बस पे ज़्यादा टाइम लग जाता है, वैसे मैं चल के जाऊँ तो मुझे कम टाइम लगता है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा स्टूडेंट्स मिलते हैं और नॉर्मली स्टूडेंट्स को आपको पता है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज बोल लेते हैं। हाँ, यहाँ पे टिपिकल फ्रेंच लोग भी रहते हैं क्योंकि ये थोड़ा-सा पेरिस से तकरीबन आधा पौना घंटा दूर है। ये जो एरिया है इसको साफले बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो सारे फ्रेंच पीपल होते हैं, टिपिकल फ्रेंच। यानी कि जो पेरिस की थोड़ी-सी हंगामे वाली ज़िंदगी से तंग आ जाते हैं, तो वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं सुकून के लिए। तो उनको इंग्लिश नहीं आती होती, बिल्कुल भी नहीं आती होती। सो आई कैन यूज़ माय फ़ोन गूगल ट्रांसलेटर एंड मैं उस पे टाइप करके उनसे चीज़ें पूछता हूँ फ्रेंच में, तो वो बता देते हैं फिर। लेकिन लैंग्वेज बैरियर है, अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के बारे में सोचना है, तो आपको ज़ुबान सीखनी पड़ेगी। आपने यूनिवर्सिटी कौन सी चूज़ किया, मतलब आपने कौन से प्रोग्राम में अप्लाई किया, थोड़ा सा बता देंगे तो? मैंने बेसिकली एक यूनिवर्सिटी में तो अप्लाई नहीं किया, मैंने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था।
अगर मैं बताऊँ तो 16-17 यूनिवर्सिटीज़ में, तो और सारी की सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ थी। और हुँ, अब जो प्रोग्राम मैंने सेलेक्ट किया था वो ये मास्टर्स 2 है, यानी कि मास्टर्स का दूसरा साल है। मल्टीमीडिया हुँ। नेटवर्क इंजीनियरिंग है। कोडिंग, सिक्योरिटी और डीप लर्निंग में आगे इसकी स्पेशलाइज़ेशन है। तो ये आपकी फ़ील्ड के रिलेटेड ही प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया था ना? हाँ जी, मेरी फ़ील्ड के रिलेटेड है। अच्छा ठीक है, आप थोड़ा-सा स्टूडेंट्स को बता देंगे, वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि वो M1 चूज़ करें कि M2 चूज़ करें और कौन-सी ऐसी मतलब स्कॉलरशिप अपॉर्च्युनिटीज़ आपको M1 में ज़्यादा मिलती हैं कि M2 में? अम, 2 राय पाई जाती हैं। अगर तो जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ी-सी स्ट्रगल ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं तो वो M1 में आ जाएँ, और अगर थोड़ी कम बर्दाश्त करनी है तो M2 में हुँ, आ जाएँ। आई मीन अगर आप M1 में आएँगे तो आपको सारा साल पढ़ना पड़ेगा, 1 साल M1 में, और दोनों के अलग-अलग हुँ, एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। बेसिकली हम जो हुँ, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स रहते हैं उन्होंने 4 इयर्स बैचलर्स किया होता है नॉर्मली, तो वो दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं, इधर M1 और M2। क्योंकि जो यूरोपियन कल्चर है या यूरोपियन एजुकेशनल सिस्टम है, यहाँ पे 3 इयर्स बैचलर्स होता है। तो 3 इयर्स बैचलर्स के बाद पहले फिर वो M1 में जाते हैं, देन हुँ, M2, तो उसके बाद आपका जो है ना वो मास्टर्स कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि अब 4 इयर्स बैचलर्स होता है और वो अब उसी को वहाँ पे करवाया जाता है। हुँ, मोस्टली जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, वो आपका जो चौथा साल होता है बैचलर्स का, वो उसको वैलिडेट कर देते हैं M1 के साथ। कि आपने 4 साल एजुकेशन हुँ, मतलब आपने 4 साल एजुकेशन में गुज़ारे हैं, तो आप डायरेक्टली M2 में भी आ सकते हो। हुँ, बट सारे इंस्टीट्यूट्स अलाउ नहीं करते। हुँ, कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम M1 में ही आपको जो है वो एडमिशन देंगे, हम M2 में एडमिशन अलाउ ही नहीं करते। सो अगर आप M1 में आते हो तो आपने पूरा साल पढ़ना है, और उसके बाद आपको डिग्री नहीं मिलेगी। आपको अगेन M2 में एडमिशन लेना पड़ेगा, और आप M2 करोगे तो तब आपको डिग्री हुँ, मिलेगी मास्टर्स की। बट अगर आप M2 में आ जाते हो तो आपने वहाँ पे पढ़ना है, 1 साल हुँ, पढ़ना है, उसके बाद आपको डिग्री मिल जाती है। M2 की ये एडवांटेजेस हैं कि आपको 6 मंथ्स की इंटर्नशिप भी मिल जाती है। नॉर्मली जो प्रैक्टिकल काइंड ऑफ हुँ, कोर्सेज़ होते हैं उनमें तो होती ही होती है इंटर्नशिप, और ऑल ओवर द फ्रांस ये है कि आपकी जो इंटर्नशिप है वो पेड होती है। और M1 में आपको कुछ इस तरह की चीज़ नहीं मिलती, वो आपको नॉर्मली अगर स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे है तो वो ज़रूर M1 में आए। बट अगर स्कॉलरशिप पे नहीं है, तो वो कोशिश करे कि वो M2 में आए, और अगर उसने M2 में आना है तो वो थोड़ा-सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आए, क्योंकि M2 में बहुत ज़्यादा एडवांस कोर्सेज़ होते हैं, तो आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। बट M1 में ये थोड़ा-सा स्पून फीडिंग करते हैं आपको, मतलब एक बैचलर्स का स्टूडेंट ही कंसीडर करते हैं। बट M2 में वो आपको हुँ। कंसीडर करेंगे कि आपको सब कुछ आता है। अच्छा मैंने ये भी सुना है कि आपने स्कॉलरशिप भी विन की हुई है, आपने M2 में अप्लाई किया था, तो थोड़ा-सा शेयर कर दें कि आपने एक्सटर्नल स्कॉलरशिप में अप्लाई किया था कि आपने मतलब कोई यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप थी, आपने उसमें अप्लाई किया था? जी। जो बेसिकली जो यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप थी वो उसको हम आइडेक्स बोलते हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सैक्ले है, ये सब स्टूडेंट्स के लिए, हुँ, जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को होते हैं उनके लिए वो एक जनरल स्कॉलरशिप है, वो उसको आइडेक्स स्कॉलरशिप बोलते हैं। वो 10,000 यूरोज़ होती है सालाना, और उसके साथ आपको 850 यूरोज़ आई गेस अलाउंस मिलता है ट्रैवलिंग का। आई वाज़ कंसीडर्ड फॉर दैट स्कॉलरशिप, बट वो मुझे नहीं मिली। बट मुझे कंसीडर किया गया था उसके लिए। वो हर हुँ, क्लास से 1-2 स्टूडेंट्स को कंसीडर करते हैं पहले स्कॉलरशिप के लिए। फिर उसमें से फिर ज़ाहिर है हमारे अलावा भी काफ़ी लोग होते हैं जो डिज़र्विंग होते हैं, तो हुँ, मिल जाती है किसी को। बट मेरे साथ ये सिनेरियो हुआ था कि मेरा जो यहाँ पे काफ़ी तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं। लेट्स से कि समटाइम्स आपको यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप नहीं मिलती, लेकिन आपके प्रोग्राम के साथ कोई ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो उसका पार्टनर होता है, जहाँ पे आपको रिसर्च करनी होती है। क्योंकि मेरा जो प्रोग्राम है ये हुँ, टोटली रिसर्च बेस्ड है। आई मीन ये इस तरह का प्रोग्राम है कि इसके बाद आपके पास पीएचडी के लिए ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, क्योंकि ये एक रिसर्च ओरिएंटेड है। तो इसके साथ जो रिसर्च स्कूल अटैच है, वो उसकी स्कॉलरशिप है, और फिर जो है उसके लिए मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझे ले ली। वो लेकिन मेरी जो है वो सेकंड सेमेस्टर में स्टार्ट होगी।
अकोमोडेशन भी आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड की गई है? और ये क्रूज की अकोमोडेशन है। क्रूज यहाँ का जो पब्लिक इदारा है अकोमोडेशंस को हैंडल करता है। नॉर्मली तो वो फ्रेंच लोगों को देते हैं या फिर जो रिफ्यूजीज होते हैं उनको देते हैं। बट जो कोटा फिर पीछे बच जाता है वो फिर वो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं उनको दे देते हैं। या नॉर्मली वो प्रेफर करते हैं कि जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स होते हैं ना वो उनको देते हैं। तो ये रेजिडेंस है और इसका तकरीबन काफी 3-4 किलोमीटर के ये वाया के ऊपर ना फैली हुई है। यहाँ पे 7 से 8 बिल्डिंग्स हैं इस तरह की। मुझे फोर्थ फ्लोर पे रूम दिया है उन्होंने। चढ़ के काफी आना पड़ता है ऊपर सीढ़ियाँ। लेकिन बाकी सब कुछ ठीक है। साफ सुथरा है हर चीज। ट्रैक्स बने हुए हैं यहाँ के। यहाँ पे आप जॉगिंग कर सकते हो। उसके अलावा एक जिम भी बना हुआ है वहाँ पे। वो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं वो फ्री में जाके जिम कर सकते हैं। उसके अलावा म्यूजिक रूम है। अगर बहुत ज्यादा शौकीन है म्यूजिक सुनने के तो उसमें भी जा सकते हैं। इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, गैजेट्स पड़े हुए हैं। उसके अलावा स्टडी रूम भी है। वहाँ पे वाइट बोर्ड्स लगे हुए हैं। उसके अलावा प्रोजेक्टर पड़ा हुआ है। तो अगर आप रूम में नहीं पढ़ सकते, नॉर्मली ज्यादातर ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ना ये इस एनवायरनमेंट में रहते हैं तो ये वहाँ पे जाके ही स्टडी करते हैं। हमारी तरह रूम में नहीं बैठ के करते। वो वहीं पे बैठे हुए होते हैं। तो उसके अलावा एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है। तो अगर आप वहाँ पे बुक्स वगैरह कुछ पढ़नी है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। एंड एक और चीज, हाँ यहाँ पे लॉन्ड्री का सिस्टम भी है। यहाँ पे वो नीचे कॉमन लॉन्ड्री है। वहाँ पे आप जाके अपने कपड़े वगैरह भी धो सकते हो। मशीन्स लगी हुई हैं। तो सारा कुछ अवेलेबल है ऑलमोस्ट। जहाँ जहाँ से मैंने यूनिवर्सिटी जाना होता है वो भी 2-3 मिनट की वॉक पे। अच्छा, स्टूडेंट्स का ये होता है कि हम किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान से निकलें, अब्रॉड जाएँ, स्टडीज़ करें, तो मतलब वो कोई होम सिकनेस फ़ील होती है कि मतलब पाकिस्तान जाना है, घर जाना है, कुछ ऐसा फ़ील होता है? ऑब्वियसली होता है फील। क्योंकि ये पहले तो बहुत अच्छा लगता है, बंदा एक्साइटेड भी होता है कि मैं जाऊं। वहां पे ये होगा वहां पे वो होगा। लेकिन जब इंसान यहाँ पे आता है तो फिर उसको समझ आती है कि यहाँ पे क्या है। क्योंकि आपने अपना ख्याल खुद रखना है, हर चीज खुद करनी है। आपको कोई बताने वाला कोई कुछ भी नहीं होगा। आप खुद ही ऑल इन ऑल हो। समटाइम्स आप ये सोचते हो कि मैं खाना बनाऊं फिर खाना खुद ही खाऊं फिर खुद ही बर्तन धोऊं तो फिर ये झंझट करने से बेहतर है मैं सो जाऊं। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप आप आते हो यूनिवर्सिटी से थके हुए, जैसे कि ये दूसरे कंट्रीज की तरह नहीं है लाइक यूके ऑस्ट्रेलिया या यूएसए जो इंग्लिश लैंग्वेज कंट्रीज होते हैं। फ्रांस की यूनिवर्सिटीज ये काफी डिमांडिंग है। ये आपको मतलब जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं ये आप आपसे काफी कुछ डिमांड कर रही होती हैं। और आपका जो स्केड्यूल है थोड़ा सा आई मीन वो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा हेक्टिक होता है। तो ये आपसे मतलब आपको सारा दिन वहीं पे रखते हैं। 8 मेरी जैसे क्लासेस हैं वो सुबह 8:30 बजे स्टार्ट होती हैं और 5 बजे एंड होती हैं। तो मतलब सैटरडे, संडे कोई क्लास नहीं होती? हाँ सैटरडे संडे को क्लास नहीं होती। नॉर्मली कुछ लोगों का फ्राइडे भी ऑफ होता है। सो फ्राइडे सैटरडे संडे और बीच में कोई और दिन कर लें फ्राइडे को ना हो अगर तो फिर जब आप वापस आते हो तो वापस आके आपने खाना भी बनाना होता है क्योंकि सारा दिन आप जो है वो मगजमारी कर रहे होते हो वहां पे। जब आप आते हो तो फिर आप थक गए होते हो। तो थोड़ी सी फिर घर की भी याद आती है कि अब घर आते तो खाना बना हुआ आगे मिल जाता है, हर चीज बनी हुई मिल जाती है। खुद ही कोई खुद कुछ भी नहीं करना पड़ता। इवन दो पानी भी कुछ लोगों को जो है वो बेड पे मिल जाता है। तो लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस हियर। आपको काफी जो है मेंटली प्रिपेयर्ड होके आना पड़ता है अगर आपने आना है। अच्छा, ये भी बता दें कि मास्टर्स अगर स्टूडेंट्स करना चाहते हैं फ्रांस में आके, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और गैप इश्यूज़ वगैरह आते हैं कि नहीं आते? मेरे लिए तो गैप का इशू नहीं है। इफ यू जस्टिफाई इट विद प्रॉपर रीजन तो कोई इशू नहीं आता। अब आपके पास रीजन अगर नहीं है, लेट्स से आप 2019 में ग्रेजुएट हुए तो 5 साल आपके पास कुछ भी नहीं है। सो ऑब्वियसली एक वो उनका क्वेश्चन बनता है कि आपके पास 5 साल आपने क्या किया है, इतनी देर आप स्टडीज से दूर हैं। सो अगर तो आपके पास प्रॉपर रीजनिंग है अपने गैप को जस्टिफाई करने के लिए तो कोई इशू नहीं बनता। जैसे मेरा 3 साल का गैप बनता था लेकिन मेरे पास 2 जॉब एक्सपीरियंस थे और तो मैंने वो साथ में अटैच भी की। इवन तो मैंने अटैच भी नहीं किए थे, जस्ट मैंने अपनी सीवी में मेंशन किए थे। तो अगर आपके पास प्रॉपर रीजनिंग है तो कोई जॉब गैप का इशू नहीं बनता।
ये एम्बेसी की बात कर रहा हूँ। वैसे अगर आप एडमिशन की बात कर रही हैं तो वहाँ पे भी यही है कि नॉर्मली दे प्रेफर के स्टूडेंट जो है वो थोड़ा-सा फ्रेश हो, इतना ज़्यादा स्टडी से दूर ना हुआ हो। लेकिन मैंने काफ़ी सारे ऐसे केसेस देखे हैं, जैसे अपनी मैं मिसाल ले लूँ तो मेरे 3 साल का गैप था, लेकिन मेरा एक दोस्त था, उसका 4 साल का गैप था। एक एक और लड़का था, उसका 5 साल का गैप था, जिनको मैं जानता हूँ, तो वो उनकी स्कॉलरशिप हुई है, खाली एडमिशन नहीं हुआ, उनकी भी स्कॉलरशिप लगी है। सो गैप का तो कोई इश्यू नहीं है। हाँ, जहाँ पे आ जाती है बात अपॉर्च्युनिटीज़ की। कुछ फ़ील्ड्स ऐसी हैं जिनके लिए आपको फ्रेंच लैंग्वेज आना मैंडेटरी नहीं है। जैसे कंप्यूटर साइंस की जो फ़ील्ड है, इसमें ये होता है कि आपने नॉर्मली कंप्यूटर पे वर्क करना होता है, ठीक है? लेकिन ज़ाहिर है जो आपके कोलीग्स होते हैं, उनके साथ तो आपने कम्युनिकेशन फ्रेंच में ही करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई बंदा इंग्लिश में वाला नज़र नहीं आएगा किसी भी कंपनी में, जो उनको फ्रेंच मस्ट आती होती है। तो आपने कोशिश करना है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म सेटलमेंट का सोचना है यहाँ पे, तो आप फर्स्ट डे से जो है वो लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर लो। इतनी हार्ड नहीं है, अगर सीखना चाहें तो हम सीख सकते हैं, क्योंकि आप इस एनवायरनमेंट में जब होते हो, वैसे तो कोशिश करें कि वहाँ से आप कोशिश करें कि 1-2 महीने लाइन्स फ्रांस से जो है वो लगा के आ जाएँ। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ पाकिस्तान में फ्रेंच सीख के। यहाँ के आके आप जो है जब उनकी फ्रेंच सुनते हो तो आप ऐसे बस 5 मिनट तो देखते रहते हो कि क्या बोला है, क्योंकि वो इतना तेज़ बोलते हैं कि आपको समझ ही नहीं आती। सो यहाँ पे आके जब आप सीखोगे, साथ-साथ एनवायरनमेंट में रह के, आपको काफ़ी सारे आपके क्लास फेलोज़ मिलेंगे जिनको फ्रेंच आती होगी। जैसे जैसे मोरक्कन्स हैं, अल्जीरियंस हैं, उनको फ्रेंच आती होती है, बिल्कुल। क्योंकि उनकी फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज ही फ्रेंच है, तो आप उनसे भी सीख सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे आप फ्री में जाके फ्रेंच सीख सकते हो। इवन दो आपकी यूनिवर्सिटी भी आपको जो है वो फ्री में फ्रेंच सिखाती होती है। तो अगर आप फ्रेंच सीखोगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आपकी डिग्री करने के बाद। बट नॉर्मली अगर हाँ लेट्स से 1 साल में, 1-2 साल में आप फ्रेंच इतनी नहीं हो पाती कि आपको जॉब मिल जाए। लेकिन मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं जिनको फ्रेंच के बगैर भी जॉब मिल जाती है। तो फिर जो है वो लोग पीएचडी की तरफ परस्यू कर जाते हैं। तो पीएचडी जो है वो यहाँ से मिलना बहुत ईज़ी है बनिस्बत पाकिस्तान से लेना। यहाँ पे तो प्रॉपर पीएचडी जो है वो एक पेड जॉब के तौर पे होती है और उसका अच्छा खासा स्टाइपेंड होता है। अच्छा, आप मतलब स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब के लिए आवर्स दिए जाते हैं, तो मतलब आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स को इजीली पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है? जॉब ये है कि आपको जॉब मिल जाती है जब आपने कोशिश करनी है, जब आपने यहाँ पे आना है तो आपको काफ़ी सारे लोग भी गाइड भी करेंगे, काफ़ी सीनियर स्टूडेंट भी गाइड करेंगे और प्रॉपर यूनिवर्सिटी का ना एक डिपार्टमेंट होता है जो स्टूडेंट को हेल्प आउट करता है इस मामले में, जॉब के मामले में, अगर स्टूडेंट को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ रही हैं तो जॉब आपको कोई ना कोई रेस्टोरेंट में, कोई क्रूज़ के रेस्टोरेंट में अब बर्तन धोने के लिए तो आपको कोई जो है वो लैंग्वेज बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब यहाँ पे वो वैसे वाले बर्तन तो धोते भी नहीं है, यहाँ पे मशीन्स होती हैं, बस आपने एज़ अ वर्कर के तौर पे काम करना होता है, उन्होंने ही धोने होते हैं बर्तन। तो आपका मतलब लिविंग एक्सपेंसेस आप मैनेज कर सकते हो। इट्स नॉट दैट हार्ड। अच्छा, हाँ, मेरा एक और क्वेश्चन था कि मतलब आप तो स्कॉलरशिप हमने ली हुई है, तो मतलब ओवरऑल वैसे आपकी ट्यूशन फ़ीस क्या थी जब आप अपने प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे थे? क्योंकि फिर तो वो 50% या 100% वेव्ड ऑफ हुई है। जी, मेरी जो स्टूडेंट फ़ीस थी वो 250 यूरोज़ थी पूरे साल की, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑलमोस्ट सबकी 250 यूरोज़ ही होती है फ़ीस। बट कुछ का ये क्राइटेरिया होता है कि वो यूरोपियंस के लिए और फ्रेंच स्टूडेंट्स के लिए अलग फ़ीस होती है और पाकिस्तानियों के लिए अलग होती है, या फिर कोई भी और ऐसा स्टूडेंट जो नॉन यूरोपियन है। तो उनकी मतलब 3,770 समथिंग वो उनकी होती है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी है इसकी फीस 250 यूरोज़ है, वेदर आप यूरोपियन हो या नॉन यूरोपियन हो। तो मेरी 250 यूरोज़ थी, बट आफ्टर स्कॉलरशिप, क्योंकि अभी तक मैंने फीस नहीं दी क्योंकि मुझे एग्ज़म्पशन लेटर मिल गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो मेरी वो भी वेव ऑफ हो गई थी। अच्छा, अगर स्टूडेंट्स 2025 में फ़्रांस में अप्लाई करते हैं तो उनको एडमिशन्स इजीली मिल सकता है? वो फ्रांस से मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फ्रांस में इजीली वीज़ा मिल जाया करता है? इन माय केस मुझे तो बहुत ईज़िली मिल गया है, क्योंकि मुझे 1 दिन में वीज़ा रिसीव हो गया था। तो ओह! वीज़ा वीज़ा रेशो मतलब
एज सच कोई वीज़ा रेशो एक टर्म नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, आपका कोर्स आपकी एजुकेशन के साथ अलाइन कर रहा हो, तो हुँ। आपको वीज़ा मिल जाता है। आपके डॉक्यूमेंट्स बस पूरे होने चाहिए। और एक उससे बढ़कर एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये लोग आपकी कभी भी फाइनेंशियल कंडीशन को उसके ऊपर आपको देखते हुए वीज़ा नहीं देते। ये आपको आपके डॉक्यूमेंटेशन पे देते हैं, आपके काफ़ी कुछ आपके कवर लेटर पे डिपेंड कर रहा होता है, और उसके अलावा जो आप एम्बेसी में जाके इंटरव्यू देते हो, उस पे भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। सो क्योंकि उनको पता है कि फाइनेंशियल मीन्स जो हैं वो तो जस्टिफ़ाई किए जा सकते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी सारे चीज़ें हैं जिनके जिनके थ्रू हम फाइनेंशियल मीन्स को जस्टिफ़ाई कर सकते हैं। और ये इतनी ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है कि जो वो है कि मतलब जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए चाहिए होती है या यूके के लिए चाहिए होती है, तो ये इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं होती कि उसके लिए जो है वो इतना ज़्यादा सर खपाना पड़े। ये ईज़िली मैनेज भी हो जाती है, बैंक स्टेटमेंट जो है फ्रांस के लिए। तो यहाँ पे ज़्यादा ज़ोर आपकी फाइनेंशियल मीन्स को छोड़ के आपके जो कोर्स है और आपका जो आपका इंटरव्यू होता है और आपका जो कवर लेटर होता है, उन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। सो आपने अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है, आपको अपने कोर्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, और आपने कोशिश ये करनी है कि आप उसी कोर्स में जाएँ जो आपके प्रॉपर सही अलाइन कर रहा हो। क्योंकि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो तो आपको एडमिशन किसी और फील्ड में देती भी नहीं है। वो आपने सही अलाइन करना होता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरना होता है, तो वो तभी आपको एडमिशन देती हैं। हाँ, जब स्टूडेंट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो वो लेट्स से कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, वो मैनेजमेंट की डिग्री में गया हुआ है, या कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है, वो मैनेजमेंट की डिग्री में गया हुआ है, तो उसके लिए फिर हुँ। थोड़े से लेस चांसेस होते हैं उनको कन्विंस करना कि मैं ये मैनेजमेंट की डिग्री क्यों कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ स्कॉलरशिप्स तो ऐसी होती हैं कि उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट भी शो करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं, तो मतलब आपने कितनी बैंक स्टेटमेंट शो करवाई थी अपनी? जी, बिल्कुल। आपको अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप लेटर मिल जाए और आपकी जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है वो 7000 यूरोज़ से ज़्यादा हो सालाना, तो फिर आपको बैंक हुँ। स्टेटमेंट अटैच करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने वो ही आपने अटैच करना है लेटर, दैट्स इट। अ, आप उसके अलावा भी कुछ अमाउंट अगर लेट्स से कि आपकी स्कॉलरशिप की अमाउंट 5000 है, तो बाकी जो अमाउंट बचती है आप उसका साथ में लेटर लगा दो, और साथ में उतनी अमाउंट हो इक्विवेलेंट, वो आप बैंक स्टेटमेंट लगा दो। मेरे केस में ये हुआ था कि मेरी जो स्कॉलरशिप थी वो 7000 यूरोज़ ही थी, क्योंकि मुझे ये हुँ। तकरीबन 1100 यूरोज़ एंड समथिंग ये जो है ना वो मंथली पे करेंगे अप्रैल ऑनवर्ड। तो उसमें ये था कि मुझे उस वक़्त तक लेटर नहीं मिला था, क्योंकि मुझे जो वीज़ा था मेरा वो बहुत अर्ली इश्यू हो गया था। मुझे मई के अंदर वीज़ा मिल गया था। लेकिन मुझे जो हुँ। स्कॉलरशिप का लेटर था वो मुझे जुलाई में मिला था। तो जब मैं हुँ। एडमिशन के लिए सेलेक्ट हुआ था, उस वक़्त मेरे पास स्कॉलरशिप नहीं थी, लेकिन उसके तकरीबन डेढ़ महीना बाद मुझे स्कॉलरशिप का लेटर मिला था, जब मेरे पास वीज़ा था। तो अगर एट द टाइम ऑफ जब मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई करना था, मेरे पास स्कॉलरशिप लेटर होता, तो खाली मैं स्कॉलरशिप लेटर भी लगा सकता था। क्योंकि मेरी जो स्कॉलरशिप की अमाउंट थी वो 7000 यूरोज़ थी, और इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 7380 यूरो समथिंग है, जो आपकी लिविंग कॉस्ट है, प्लस आपकी ट्यूशन फीस। तो जितनी भी आपकी साल की 250 यूरो अगर आपकी ट्यूशन फीस है, क्योंकि मुझे एग्ज़ैम्पशन लेटर भी मिल गया था, तो मुझे तो वो भी शो नहीं करवानी थी। लेकिन अगर आपकी 250 यूरो फीस है, तो 7380 यूरो प्लस आपकी 250 यूरोज़ फीस, ये आपने बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है। और आप शेंजन वीज़ा पे गए हैं, तो मतलब तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं? या इट्स अ शेंजन वीज़ा, तो अगर अगर तो आप स्कॉलरशिप पे आओ तो आपके पास बहुत सारी अमाउंट होती है, जो क्योंकि फ्रांस जो है वो नॉट दैट मच एक्सपेंसिव, जो अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है। वो लोग हुँ। कहते हैं कि एक्सपेंसिव है पेरिस वगैरह। हाँ, जो सेंट्रल पेरिस है वो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, और पेरिस जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी है फ्रांस का। बट ये काफ़ी चीप भी है, मतलब आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा एज़ खर्चा नहीं कम्पेयर टू करना सम पड़ता। अदर यूरोपियन कंट्रीज़। या काफ़ी चीप है, मतलब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फ्री ग्रोसरीज़ स्टोर्स भी मिल जाएँगे स्टूडेंट्स होने की खातिर, वहाँ से आपको फ्री में ग्रोसरी मिल जाएगी। काफ़ी सारे ऐसी जगह भी मैं जहाँ पे जानता हूँ, जहाँ पे आपको फ्री में कपड़े भी मिल जाते हैं स्टूडेंट होने की खातिर से। तो जो शेंजन का बेनिफिट है वो यही है कि आप अगर आप स्कॉलरशिप पे आए हो तो आपके पास अमाउंट काफ़ी होती है,
तो आप ट्रैवल भी कर सकते हो, किसी भी कंट्री में जा सकते हो, आपको कोई भी उसके लिए वीज़ा लेने की अलग से ज़रूरत नहीं होती। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो आपको आप जॉब के मामले में भी किसी और कंट्री में जा सकते हो, मतलब जॉब आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो जॉब नॉर्मली लोग जो है वो ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं, लेकिन जब आपके पास शेंजन वीज़ा हो तो आपके पास काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं किसी और कंट्री में सेटलमेंट के लिए भी। अच्छा, मेजर जो स्टूडेंट्स का आजकल इशू है ना वो अपॉइंटमेंट का होता है, तो मतलब फ्रांस में ऐसा कोई इशू है कि मतलब स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती या ऐसे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं? नहीं, इफ मैं अपने केस के बारे में अगेन मैं अपने केस को ही हाइलाइट करूँगा तो मैं 15 मई को गया था और मुझे 27 मई की अपॉइंटमेंट मिली थी, यानी कि हार्डली कोई 12 दिन बाद की। और 27 मई को मेरा इंटरव्यू हुआ था एम्बेसी में, मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे, 28 मई को मेरा वीज़ा आ गया था। तो ये है कि मतलब यहाँ पे इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हैं, इतने ज़्यादा क्या बिल्कुल भी इश्यूज़ नहीं है। बट ये है कि क्योंकि पाकिस्तानी अवाम हमारी जो है वो ज़ाहिर है वो अब अप्लाई करती है किसी ऐसी कंट्री की ही कोशिश करती है जहाँ पे उसको अपॉइंटमेंट के इश्यूज़ ना हो, जहाँ जहाँ पे उसको वीज़ाज़ के इश्यू ना हो। तो लोग बहुत सारे होते हैं, तो इस दफ़ा थोड़ी-सी कंजेशन क्रिएट हुई थी बट एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि अगर आपको टाइमली एडमिशन मिल जाए तो आप जाके बस अपना वीज़ा प्रोसेस करो, आपको उसी वक़्त अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। बट अगर आप जितना लेट करोगे, लेट्स से कि सितंबर में आप कुछ लोग अगस्त में अपॉइंटमेंट के लिए गए हैं, तो उन्होंने बोला है कि इस साल हमने अब अपॉइंटमेंट क्लोज़ कर दी है। अगस्त में गए हैं और सितंबर में इनटेक स्टार्ट हो रहा है। सो ऑब्वियस बात है कि वो उनके पास अब नहीं रही होंगी स्लॉट। हाँ, एडमिशन आपको मार्च तक आ जाता है, मार्च, अप्रैल हार्डली अगर आप जाएँ तो मई तक आ जाएगा। तो आप आराम से अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो सिक्योर कर सकते हो और अपना वीज़ा भी सिक्योर कर सकते हो। मेरे से एक चीज़ मिस हो गई थी, मैंने आपसे ये भी पूछना था कि आपने स्कॉलरशिप अप्लाई किया तो आपका कितना सीजीपीए था? मेरा जो था वो वैसे यहाँ पे सीजीपीए नॉर्मली वो इतना जज नहीं करते सीजीपीए की बेस पे। आपकी जो ओवरऑल प्रोफाइल है वो वो मैटर करती है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अगर तो वो इंटरव्यू बेस्ड है सिलेक्शन जो है, तो फिर आपका सारा कुछ जो है वो आपके इंटरव्यू पे डिपेंड कर रहा होता है। मेरा 3.0 सीजीपीए था और मेरे पास आईएलटीएस था, 7 बैंड्स थे और ओके। उसके अलावा मेरे पास और भी रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस था। उसके अलावा मेरे पास 1-2 रिसर्च पब्लिकेशंस भी थी और जो है वो मेरे पास प्रोजेक्ट्स थे काफ़ी सारे। ये सब कुछ मैटर करता है। आपकी सीजीपीए के आप ऐसा सोचें कि यहाँ पे 40% शायद आपका सीजीपीए मैटर करता हो या 30% बाकी सारी चीज़ें, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन आपने कैसे उसको डिज़ाइन किया हुआ है एंड जो बाकी सारे प्रॉस्पेक्ट हैं आपकी प्रोफ़ाइल में, वो जितना ज़्यादा प्रोग्राम के रेलेवेंट होंगे, आपको उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं स्कॉलरशिप मिलने के। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एट द एंड उन्होंने मुझसे इंटरव्यू भी लिया था स्कॉलरशिप के लिए क्योंकि उन्होंने 2 बच्चे सेलेक्ट करने थे रिसर्च स्कूल की ग्रांट के लिए। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया था, तो इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझे ईमेल कर दी थी स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, आप क्या कहेंगे कि मतलब फ्रांस में इंटरनेशनल्स के लिए सेटलमेंट के क्या ऑप्शंस हैं? हाँ, इंटरनेशनल के लिए सेटलमेंट के मेनली तो 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ये है कि आप लेट्स से कि पीएचडी की तरफ परस्यू करते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते, तो फिर उनको जॉब फाइंड करनी पड़ती है ऑब्वियसली। तो जो लोग ये चाहते हैं कि वो जॉब के लिए कोशिश करें या जॉब पे वो सेटलमेंट कर लें यहाँ पे आफ्टर स्टडीज़, तो उनको मैं हाइली रिकमेंड करूँगा कि वो लैंग्वेज पे फ़ोकस करें। वो वहीं से अगर वो यहाँ पे आना चाहते हैं तो वो वहीं से लैंग्वेज पे फ़ोकस करें, लैंग्वेज को सीखें। यहाँ पे भी आके मास्टर्स भी कोशिश करें कि वो M1 में आएँ और उनके पास 2 साल होंगे तो उनको लैंग्वेज सीखने का ज़्यादा टाइम मिलेगा बनिस्बत कि वो अगर M2 में आएँ, तो फिर उनके दे हैव वेरी ब्राइट चांसेस कि मतलब उनकी सेटलमेंट हो सकती है, उनको जॉब मिल सकती है। और जो दूसरा तबका है वो है पीएचडी वाला। तो पीएचडी के लिए ये है कि आपको अगर आप पीएचडी फाइंड कर लेते हो तो आपके 3-4 साल कहीं भी नहीं जाते। नॉर्मली यहाँ से 3 से 4 साल की पीएचडी होती है। तो 3 से 4 साल जब आप फ्रांस में गुज़ार देते हो आफ्टर मास्टर्स, चाहे M2 पे हैं, चाहे M1 पे हैं, तो वो नियरली आपको लैंग्वेज
इतनी अच्छी आपकी हो जाती है कि आप उनका टेस्ट भी पास कर सकते हो, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है पीआर के लिए। और ऑब्वियसली यहाँ पे जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं उनको बहुत इजीली जॉब मिल जाती है। स्टूडेंट्स को मैं तो कहती हूँ डेफिनेटली फ़्रांस को चूज़ करना चाहिए। एक तो अफोर्डेबल ट्यूशन फ़ीस होती है, फिर अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं होता और वीज़ा भी इजीली मिल जाया करता है अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो। बिल्कुल ऐसे ही है। आप मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने एट फर्स्ट जो मैं जिस कंट्री के लिए किया था वो ऑस्ट्रेलिया था। और आई गॉट रिफ्यूजल इन जुलाई 2023। और मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया था इन मिड नवंबर और दिसंबर, जब मैंने आइल्स करना स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया एंड देन ऑल दैट स्टफ। इतना हैवी डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होती है फाइनेंशियल मीन्स के हवाले से, ईच एंड एवरीथिंग। बट आपको देखना चाहिए कि कहाँ पे जो है वो अभी मतलब हालात अच्छे चल रहे हैं वीजाज के हवाले से। तो इन्होंने इनिशिएटिव लिया हुआ है 2023 से 2030 तक का, कि हमने एजुकेशन को प्रमोट करना है और अच्छा खासा प्रमोट करना है। इसी वजह से इन्होंने इस दफ़ा भी बहुत लोगों को वीज़ाज दिए हैं। तो क्योंकि कैंपस फ्रांस पाकिस्तान इससे पहले पाकिस्तान में नहीं था, 2023 में वो पहली बार आया है इस तरीके के इनिशिएटिव के साथ, कि वो लोग पॉडकास्ट भी कर रहे हैं और ईच एंड एवरीथिंग, वो लोगों को बुलाना चाहते हैं वहाँ पे। सो दैट्स वाई वो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा ये चीज़ है कि उसके अलावा मैंने जर्मनी में भी अप्लाई किया था, बट अगेन द अपॉइंटमेंट इश्यूज। मैंने यूनिवर्सिटीज, दो यूनिवर्सिटीज का एडमिशन था मेरे पास, बट अपॉइंटमेंट नहीं मिली टाइम पे। तो फिर मैंने जो है वो फ्रांस की तरफ उसको परस्यू कर लिया। यहाँ पे अपॉइंटमेंट भी मिल गई, एडमिशन भी मिल गया और सब कुछ ठीक हो गया। स्कॉलरशिप भी मिल गई। हाँ जी, स्कॉलरशिप भी मिल गई। वहां पे तो सेल्फ पे जा रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि जर्मनी में ब्लॉक अमाउंट चाहिए होती है आपका। वैसे ही 40 लाख तो गया, जो ब्लॉक हो जाता है। और उसके बाद आपके दूसरे एक्सपेंसेस, आपकी फ्लाइट, आपकी शॉपिंग और दूसरे डॉक्यूमेंटेशन। और वहाँ पे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने की फीसेस भी होती हैं। यहाँ पे तो आप फ्रीली किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई फीस पे किए बगैर आप जो है अप्लाई कर सकते हो। हार्डली मेरा टिकट को मिला के 3.5 लाख तक खर्चा आ गया होगा, 3 साढ़े 3। अच्छा ज़ैन, थैंक यू सो मच। आपने हमें इतना टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट्स की इतनी क्यूरीज को सॉल्व किया और इतना कुछ बताया आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि आपका फ्रांस में कैसा जा रहा है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम नेक्स्ट ज़रूर आपसे दोबारा इंटरव्यू करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैं रेकमेंड करूंगा आप सब लोगों को भी कि आप जो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का हेडिक ना लें, क्योंकि ये एक प्रॉपर काम होता है जो आपने यूनिवर्सिटीज़ को सर्च आउट करना होता है, उनको लिस्ट करना होता है, फिर आपने उनके अकॉर्डिंगली, अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन डिज़ाइन करना होता है। तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप यूनिवर्सिटीज़ पेज को एक तो लाजमी फॉलो करें, उनको सब्सक्राइब करें, और उन बेशक आप उनसे अपना केस भी पुट अप करवा सकते हैं अगर आपको ये चीज़ हेडेक लगती है। क्योंकि आपको ऑब्वियसली इसको टाइम देना पड़ता है, और आपके बिहाफ पे अगर आपको कोई ये आपका काम करे, तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हम अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी करते रहते हैं। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इटली के वीज़ाज़ ग्रांट हो रहे होते हैं, फ्रांस के हो रहे होते हैं, तो हम अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं स्टूडेंट्स के साथ। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम अस। आई होप आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दें इजाज़त। शुक्रिया।